Hello everyone, welcome back to our channel The Future Coaching। आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो होगा हमारा व्यंजन। हिंदी का हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, वर्णमाला। वर्णमाला के बाद हमने वर्णों को पढ़ा कि उनका डिवीजन क्या है, स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं। हमने वर्णमाला पढ़ ली, स्वर पढ़ लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन। ठीक है, आगे की कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हमको यहाँ पहले मैं खड़े होकर आपको कोई लेक्चर दूंगी या नॉट, हम सीधा टॉपिक पर चलेंगे और सीधा यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है कि का जो एग्जाम है वो दोबारा से होगा। ठीक है, उसमें जैसे भी हुआ उसमें चिटिंग हुई है, उसमें लीक हुआ है पेपर, जो भी हुआ है, पर आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी है। हम लोग पूरा पूरा उसमें सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये एग्जाम हमारा क्या होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल दोबारा होना चाहिए। जिन बच्चों ने मेहनत किया उनके लिए ये एक अच्छा मौका है दोबारा से, क्योंकि जो मेहनत करेगा, जो पढ़ रहा था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक बार एग्जाम होता है, 10 बार एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, ये फर्क उन पे पड़ा है जिन्होंने कोशिश की है इलीगली तरीके से इस वैकेंसी को अडॉप्ट करने की, लेने की। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अब भी पढ़ रहे हैं, तो दोबारा से उनके लिए मौका है कि आप इसमें क्या करें, अपने आप को एनरोल आप कर चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत। बस कुछ ट्रिक्स पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बताते चलूंगी, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। उनके साथ साथ अपनी आप मेहनत को जारी रखिएगा और आप अपनी सीट जो है उसमें सुनिश्चित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज है व्यंजन। ठीक है, स्वर को मैंने बताया था कि जिसके लिए किसी भी तरह की मदद की, कोई सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। किसी भी वर्ण की सहायता उसमें नहीं चाहिए, सहायता लगेगी तो स्वयं स्वर की सहायता लगेगी, अन्य किसी व्यंजन की या किसी भी उसी व्यंजन की, किसी प्रकार के व्यंजन की, किसी अन्य वर्ण की सहायता उसमें नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए व्यंजन, सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन क्या है? व्यंजन वो है कि जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, जिनको बोलने में, लिखने में किसकी मदद लगे? स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता लगे, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, व्यंजन जो हमारे होते हैं उनको लिखते हैं। व्यंजन हमारे होते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा। अंगा, इया, इनको हम जो है ना क्या बोलते जाते हैं? अणाखली, अणाखली, अणाखली। अणाखली सारे नहीं होते हैं भैया, पहले अंगा होता है, फिर इया होता है, फिर अणा होता है, इसको हम अणा कहते हैं। हम बात क्या करते हैं, सबको अणा कहते हुए, अणा नहीं होता है। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा। ठीक है, उसके बाद आता है त, थ, द, ध, न, व, फ, ग, भ, म। ठीक है, फिर आता है य, र, ल, व, फिर आता है श, श, स, ह, फिर आता है क्ष, त्र, य और श। ठीक है जी, ये हमारे क्या हो गए? सारे हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, ये ज्या, ये श्र। ठीक, अब इसका हम एक छोटा सा डिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी जो शुरू की 5 लाइन है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मालूम है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कवर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कवर्ग कहते हैं। इसको चवर्ग कहते हैं। इसको टवर्ग कहते हैं। इसको तवर्ग कहते हैं और इसको पवर्ग कहते हैं। ठीक है, बाकी के स्वर हमें याद ही रहते हैं, नीचे वाले हम ये याद ही रख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, लिखते लिखते ये एक बहुत कॉमन बात है, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। क के बाद कौन सी लाइन, च के बाद कौन सी लाइन, ड के बाद कौन सी लाइन, ट के बाद कौन सी लाइन, हो जाता है ना कभी कभी। तो इसके लिए आप इस वाले एक लाइन को याद कर सकते हैं, कच टत प। ठीक है, एक शॉर्ट नाउन होता है कच टत कतप, कच कतप। ठीक है, कच कतप, इसको याद रख सकते हैं। तो पहले कवर्ग, फिर चवर्ग, फिर तवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। ठीक है, ये वर्ग हमारा डिवीजन हो गया। इन्हीं 5 वर्गों को हम क्या कहते हैं? वर्गीय
एक नाम देते हैं, ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है जी। वर्गीय व्यंजन हमारे टोटल कितने हुए, 25। क्लियर है बात। वर्गीय व्यंजन टोटल कितने, 25। उसके बाद आते हैं यहाँ पर य र ल व। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको व्यंजनों को डिवीजन करके बता रही हूँ, आप वैसे वैसे ही करते चलिएगा। ठीक है। अब मैं पहले आपसे कहूँ हेडिंग डालिए वर्गीय व्यंजन क्या होता है। ठीक है। आप पहले हेडिंग डालेंगे, फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कितने होते हैं। अरे भैया सीधे सीधे व्यंजन ही तो है, राइट। सीधे सीधे लिखिए, उन्हीं के आगे लिख लीजिए कौन से वर्गीय व्यंजन है, कौन से आपके अंतस्थ है, कौन से ऊष्म व्यंजन है, कौन से आपके संयुक्त व्यंजन। क्लियर है बात। ठीक है। तो ये हमारे 5 जो हो गए, ये क्या हो गए, वर्गीय व्यंजन हो गए। य र ल व ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। क्या हो गए, सॉरी ऊष्म नहीं, अंतस्थ। इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। फिर आता है हमारे श, श, स, ह। इनको कहते हैं भैया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वो जिनको बोलने में मुख से गर्म हवा बाहर आई। ऊष्म व्यंजन कौन से, जिनको बोलने में, बोलते समय मुख से गर्म हवा बाहर आए, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। ऊष्म व्यंजन कितने, 2, 4। ऊष्म व्यंजन में कितने हमारे, 4। फिर आते हैं क्ष, त्र, ज्या और श्र। इनको कहते हैं भैया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए व्यंजनों को। ठीक है। एक या एक से अधिक, एक तो नहीं लिखेंगे, एक से अधिक ही होंगे। एक से अधिक व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हुए वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर व्यंजन है चारों। ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए। अब जैसे क्ष है, क्ष को कैसे लिखते हैं, क प्लस श। ठीक है। त्र है, त प्लस र। ज्या है, ज प्लस इया। श्र है, श प्लस र। ठीक है जी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। साथ साथ इनको भी आप लिखते चलिए। ठीक है। संयुक्त व्यंजन हो गए कितने, 4। ठीक है। वर्गीय व्यंजन कितने हो गए, 4। अब इसमें क्या होता है, वर्गीय व्यंजन है जी हमारे 25। अब इनका डिवीजन होता है, इन वर्गीय व्यंजनों का क्या होता है, डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, वर्गीय व्यंजन हमारे मिलते हैं, कुछ होते हैं स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, और कुछ होते हैं संघर्ष स्पर्शी, जिनको बोलने में अधिक हमारी जीवा को स्पर्श करना पड़े, कष्ट होना है, कष्ट तो नहीं, ज्यादा स्पर्श हो जाए, तो हम इनको क्या नाम देते हैं, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। ठीक है जी। स्पर्शी व्यंजन और संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। तो हमारे वर्गीय व्यंजन हो गए कितने, 2। ठीक है। फिर तीसरा आता है इसमें स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष स्पर्शी, और तीसरे आते हैं नासिक। ठीक है। अब देखो इन तीनों को समझने का एक तरीका तो है कि मैं स्पर्शी व्यंजन अलग लिखूं, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन अलग लिखूं, और नासिक के व्यंजन अलग लिखूं। दूसरा सिंपल सा तरीका है कि जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसी में से आपको बता दूं कि कौन से स्पर्शी है, कौन से संघर्ष करते हैं, और कौन से नासिक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले नासिक की बात करेंगे। ये जो हमारे पांचों होते हैं, जिसमें नासिक मतलब जो ध्वनि है वो नाक
से, अंगा, इया, अणा, म, न। ठीक है, ध्वनि हमारी कहाँ से आ रही है? नाक से। नाक से ध्वनि सुनाई देगी, कुछ ध्वनि नाक से आएगी, कुछ मुख से आएगी। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं जी हमारे नासिक्य व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी? 5। ठीक है जी, नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी? 5। उसके बाद आते हैं हमारे संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, उसके बाद कितने आते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। आ जाइए, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे ये वाले च, छ, ज, झ, जिसमें हमारी जीभ को टच करने के लिए तालु को संघर्ष करना पड़ रहा हो, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। तो संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन से हुए? कि जीभ को टच करने के लिए, जीभ स्पर्श करने में क्या करती है? स्पर्श करने में अधिक संघर्ष करती है, अधिक संघर्ष करती है। उनको हम क्या कहते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? कि जहां पे आपकी जीभ मुख के किसी भी भाग से, मुख के किसी भी भाग से स्पर्श करे। ठीक है जी, मुख के किसी भी भाग से स्पर्श करे तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं। जिसमें ज्यादा कष्ट उठाना पड़े, ज्यादा संघर्ष करना पड़े, वो हमारे संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे कितने भैया? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे 4। लो यहाँ भी लिख देते हैं और साथ में यहाँ भी लिख देते हैं। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन हो गए 4। बाकी के बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाकी के जो ये बचे हमारे, जिन पे मैं सीधा अंडरलाइन या सर्किल कर रही हूँ, ये ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से? स्पर्शी व्यंजन। ये हमारे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी? 16। ठीक है जी, फिर ये हमारे सर्किल वाले हो गए स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन होते हैं कितने? 16। ठीक है, नंबर काउंट सबका ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, स्पर्शी व्यंजन 16, संघर्ष स्पर्शी 4, नासिक्य व्यंजन 5, वर्गीय व्यंजन पूरे 25। जब हम इसकी बात करते हैं, ये वर्ग है हमारे, तो हमारे वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25। वर्गों को याद करने का कच तब, कच तब, ये इसका फॉर्मूला होता है। वर्गीय व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी, नासिक्य, 3 वर्गों में इनको बांटा गया। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। स्पर्शी व्यंजन हो गए हमारे 16, ये हो गए हमारे 4 और नासिक्य हो गए 5। 16 4 20 और 5 25। टोटल हमारे वर्गीय व्यंजन कितने आ गए? 25 आ गए। ठीक है, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी, बस सीधा सीधा इतना ही पढ़ लेना, बहुत हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को ज्यादा ज्यादा के चक्कर में कंफ्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, मैं वहां से भी पढ़ लूँ, है ना। तो उसमें क्या होगा? हाथ कुछ नहीं आएगा, बस फोन में आप बैठ के वीडियो देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर है कम पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, लेकिन उसका रिवीजन आप बार बार करें, की नोट्स के साथ पढ़ें, मेरी मानिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा डीप नॉलेज, जिसकी आपको ज्यादा किसी पर्पस के लिए, एग्जाम के लिए जब जरूरत नहीं होती, मान लो आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पूरी डीप हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप यूपीपीसीएस में बैठने जा रहे हो, आपको उसमें थोड़ा एक लेवल बढ़ाना पड़ेगा, वहां पे आपको थोड़ा हिंदी का लेवल बढ़ाना पड़ता है, तो वहां पे पढ़िए, है ना। सभी के पर्पज के लिए है, ऐसा नहीं कि भाई ये सिर्फ यूपी पुलिस के, लेकिन फोकस यूपी पुलिस और एसएससी, ठीक है, यूपीएसआई, उनके लिए फोकस पूरा पूरा है। ठीक है, तो हर एक एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, उसी लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना होता है। ये एक निचोड़ है सबका। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बेसिक है, किसी भी उस पर आप अप्लाई कीजिए पूरी हिंदी पे, तो आप उसमें कहीं पे भी आपको फेल नहीं होने देगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको हिंदी में मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, हिंदी तो वरना बहुत ब्रॉड है, आप कितने भी पढ़ते रहिए, आपकी बनी। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई हमारे किसकी, वर्गीय व्यंजन की। इतनी चीज को जरा नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहीं पे एक शॉर्ट नोट डालेंगे या और व के लिए, ठीक है। या और वा के लिए एक शॉर्ट नोट डालेंगे कि इनको अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। इसमें एक नाम आता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इनको नाम दिया था संघर्षहीन प्रभा। क्या नाम दिया था, संघर्षहीन प्रभा, इनको नाम दिया गया है, ठीक है जी। ये नाम आपने याद रखना है, ये किसका, हिंदी के इतिहास में पूछा जाता है, ठीक है। अर्धस्वर इनको क्यों कहते हैं, रीजन जानेंगे। मान लो आपने लिखा कोई, ठीक है, आपने कोई लिख दिया, आप उसको ऐसे लिख दीजिए कोई, गलत थोड़ी है, ए भी आ गया ये भी आ गया, गलत थोड़ी है ना। आपने लिखा कुआं, ठीक है, ये भी ठीक है, आपने लिख दिया कुआं, ठीक है। तो आ की जगह आपने बा कर दिया, ए की जगह ये कर दिया, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। नीचे क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करेंगे फटाफट, ठीक है। अब समझते हैं कि वर्णों को, व्यंजनों को, सॉरी, व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका, कि हम किसी भी व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं, चलिए समझते हैं। व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका, आधा लिखने का तरीका, व्यंजन को आधा कैसे लिखेंगे। हमारे पास ये व्यंजन है, हमने लिखा क, का को आधा कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ख, खा को कैसे आधा लिखते हैं, ख, ठीक है। ग, ग लिख दिया, घ, घ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद च, च लिख दिया, छ, छ लिख दिया, इसमें हमने क्या लगाया, हलंत लगाया, जा, जा लिख दिया, झ, झ लिख दिया, टा, हलंत लगाया, ठ, हलंत लगाया, डा, डा में क्या हुआ, हलंत लगाया, डड, डमरू, इसमें भी हमने हलंत लगाया, ठीक है। त, ये लिख दिया त, थ, थ, द, हलंत लगाया, ध, ध, ठीक। फिर हम बताते हैं जी हमारा व, फ लिख दिया, फ, फ लिख दिया, ब, ये बा हो गया, भ, ये भा हो गया, म, ये मा हो गया, ठीक है जी। न, ये ना हो गया, ठीक है। फिर आता है य, ये या हो गया, र, हल्दी लगा दिया, र के बाद ल, ये ला हो गया, व, वा हो गया, श, शा हो गया, षटकोण वाला शा, ये शा हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा स, व सा हो गया, ह में हलंत लगा दिया, ठीक है, ठीक। इतने चीज क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पे हम एक टर्म सीखते हैं, वो टर्म आती है कि हम जब भी हम कोई भी वर्ण हम लिखते हैं तो हमारा ये वाला जो एक मार्क है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई कहते हैं, ठीक है। तो एक नाम हमने दे दिया, खड़ी पाई इसको क्या देते हैं। ये जो आपका एक साइन है, आप देखेंगे कोई भी वर्ण हमारा इससे इधर जा रहा है या फिर इसके लेफ्ट में, तो अगर इस साइड हमारा कोई वर्ण आ रहा है तो मतलब इस लाइन को क्या करना, पार करना, इधर ही रह जा रहा है तो उस लाइन को पार ना करना। तो इस खड़ी पाई को पार करने वाले केवल हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक होता शब्द नहीं वर्ण का, और दूसरा होता
क और प हमारे पास वर्ण है जो क्या करते हैं, इस खड़ी पाई को पार कर देते हैं, पार करते हैं। जब हम इन्हें आधा भी लिखते हैं तब भी इनके साथ ये खड़ी पाई चलती है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात आ जाती है कि बाकी का आप कोई भी वर्ण देख लीजिए उठा के, ये उसको पार नहीं करते। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लोटनिक वर्ण। लोटनिक वर्ण, लोटनिक वर्ण क्या होते हैं कि जो खड़ी पाई जिसमें ये वाला जो आपका साइन है, ये आते आते क्या हो जाए, पूरा ना होके कहीं पे घुमावदार हो जाए, पूरा ना होके कहीं पे घुमावदार हो जाए, पूरा ना होके कहीं पे घुमावदार हो जाए। ठीक है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, लोटनिक कहते हैं। तो ड द ड ड ट। ठीक है, और भी होंगे ऐसे, है ना। अगला कौन सा है, ध। ठीक, तो हमारी जो खड़ी पाई थी ये हमारी क्या हो गई, ये पूरा सीधी ना होके अपने आप को उसने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, लोटनिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, लोटनिक वर्ण कहते हैं। नोट करेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाए, लोटनिक वर्ण। तो लोटनिक वर्ण हमारे टोटल कितने होते हैं, 9। द द ड ठ ठ ह, एक होता है र, घूम गया। एक होता है छ, घूम गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ढूंढिए, है ना। एक और ढूंढिए कौन सा होता है जो लोटनिक जा रहा है, जो हमारा कैसा घूम रहा है, घूम जाता है। एक होता है आपका ये, द और आ, या। ठीक है, क्लियर है बात। ये हो गए हमारे 9 लोटनिक वर्ण। ठीक, अब ये जितने भी लोटनिक वर्ण आप देखेंगे मैंने सबके नीचे क्या लगाया हुआ है, अगर इनको आधा लिखना होता है तो क्या कर देते हैं भाई, इनके नीचे हलंत लगा देते हैं। इनके नीचे क्या कर देते हैं, हलंत लगा देते हैं। ये लोटनिक है, ये लोटनिक है, ये रहा लोटनिक, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इनके नीचे क्या चलेगा भाई, हलंत चलेगा हमेशा। ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आपका क्या आ जाता है, ऋण। ठीक है, इसको भी जब हम आधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे। बात समझ में आ गई, कैसे हम व्यंजनों को आधा लिखते हैं। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आई होप कि नहीं होना चाहिए। आधा लिखना क्यों हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम शब्द विच्छेद करते हैं, यानी कि शब्दों को जब हम तोड़ के लिखते हैं, उसमें मात्राएं बताते हैं, तो उसमें ये आधा लिखने का हमारे पास पता होना चाहिए, ताकि हम शब्दों को प्रॉपर तरीके से लिख सकें। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया। इसको हम रिमेन ऐसे रहने देंगे, इधर से रफ करके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, आपने भी ऐसे पढ़ना है, जिस भी पेज पर आप वर्ण पढ़ेंगे उस पर पूरी वर्णमाला स्वर से लेकर व्यंजन तक पूरी लिखी हुई होनी चाहिए। तो बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। ठीक है, फिर बता रही हूँ, जितना ज्यादा आप इसको की नोट्स की तरह पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना ज्यादा आप परिभाषा और ये सारी चीजें लिख लिख के पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उनको लिखते रहिए, याद करते रहिए, की नोट्स अपने बनाते रहिए। की नोट्स रिवीजन में काम आते हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला वर्गीकरण होता है किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर हम जो हमारे पास ये वाली हमारी पूरी चल रही है, ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं। होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब देखो, ये जो हमारी वर्णमाला है, यानी कि जो हमारे वर्गीय व्यंजन, हम इसी के बेस पे पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी रहे समझने में।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण क्या होता है भाई, जो हमारा माउथ होता है, जो हमारा मुख होता है, उसमें तालु भी है, जीवा भी है, मूर्धा भी है, होठ भी है, दांत भी है। ठीक है, तो जहां पे हमारी जीभ है वो तालु से टच करेगी तो वो हमारे हो गए तालु है। जो आवाज कंठ से आ रही है, जीभ नहीं हिल रही है, ए आ, ठीक है, तो वो हमारे हो गए कंठीय। ठीक है, कंठ से आवाज आ रही है। तालु से जीभ टच कर रही है बोलने में तो वो तालव्य होता है। जैसे आप बात कर रहे हैं तो आपकी जीभ क्या करती है, मूवमेंट करती है। कुछ वर्ण हम बोलते हैं तो हमारे दांतों से आके वो टकरा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दांतों से आके टकराई जीभ तो वो कैसे हो गया, दंत्य हो गया। होठों का हमारा मूवमेंट नजर आया, होठों ने अलग शेप ले ली तो वो हमारा कैसा हो जाता है, ओष्ठ्य हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम याद रखते हैं केटीएम DO, केटीएम 2। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या याद रखते हैं, केटीएम 2। केटीएम आई थिंक एक बाइक होती है, राइट। केटीएम 2 वो हम इसके लिए याद रखेंगे अपने वर्गीय व्यंजनों के लिए। ठीक, अब ये के का क्या मतलब है, कंठी है, ताल भी है, मूर्धन है, और डी से दंत है, और ओ से ओष्ठी है। ठीक है, समझ आ गई बात। पहले हमें ये बताना चाहिए कंठे कैसे हुए, जिनको बोलने में कंठ से आवाज आई, तो अंगा। ठीक है, ज छ ज झ, या जीभ हमारी तालू से टकराई। ट ठ ड ढ न मूर्धन्य, मूर्धन। त थ द ध न सारे बोलने में दांतों से टकराए। प फ ब भ म इन्हें सबको बोलने में हमारे होठों का अलग मूवमेंट नजर आया, कुछ में बंद हुआ, कुछ में ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्वर भी आ जाते हैं, इनके साथ स्वर भी आ जाते हैं। उच्चारण के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। कंठीय कौन से और मूर्धन्य कौन से, दंत्य कौन से और ओष्ठ्य कौन से। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, कंठे। ठीक, तो कंठे हमारे इनके साथ आ जाते हैं आ और ह। बोल के देखो आवाज कहां से आ रही है, और ह, जीभ रिमेन है। ठीक है, और में जीभ उठेगी, कभी सोचो नहीं ह बोलने में जीभ उठे, और जब बोलोगे ना और ह, ठीक है, तो ह, जीभ रिमेन है, आवाज कहां से, कंठ से। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, कंठ, ताल गया, तालू से। ठीक है, जहां पे हमारी जो जीभ है वो किससे टकराएगी, तालू से टकराएगी। ठीक, तो तालू से टकराने के लिए जो हमारे कुछ वर्ण आते हैं, ठीक, अब कौन सा आ गया, तालव्य। ई, ई, य, श। ठीक है, ई, ई, य, श, ये हमारे आ गए जो तालव्य हो गए, मूर्धन, जहां पे हमारी मूर्धा से टकराएगी। ठीक है, मूर्धा से। री, र और श, री, र और श। ठीक है, इनको बोलने में हमारी जीभ मूर्धा से, दंते, दंते में कौन से आ जाएंगे, दंते में एक तो आ जाता है हमारा ज, जो नुक्ते के साथ चलता है। ठीक है, एक हमारा आ जाता है क्या, ज, जो हमारा किसके साथ, नुक्ते के साथ चलता है। एक आता है ल और एक आता है स। ठीक है, ल, स और ज। ठीक है, ओष्ठ्य, जिसमें हमारे होठों का मूवमेंट आ जाए, ये तो है ही। ठीक है, ये तो हमारे हैं। ठीक, अब बचते हैं स्वर। स्वर में हमारे आ जाते हैं उ और उ, है ना, उ और उ, ओ, औ। ठीक है, तो ये ओष्ठ्य हो गए। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, उ और उ, ये हमारे क्या हो गए, ये ओष्ठ्य हो गए। ठीक, इनको ऐसे ही आपने नोट करना है। क्लियर है इसके बाद, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हो गया हमारा किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। नंबर एक किसके आधार पर हो गया, उच्चारण के आधार पर। नंबर दो हमारा आता है किसके आधार पर होता है, ये सारे वर्ण आ गए, है ना। नंबर दो आता है प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर भी हमारा कितने प्रकार का होता है, ये होता है हमारा दो प्रकार।
ठीक है। प्राण तत्व के आधार पर होता है दो प्रकार का, पहला होता है अल्प प्राण वर्ण और दूसरे होते हैं महाप्राण वर्ण। ठीक है। अल्प प्राण वर्ण कौन से और महाप्राण, जिनमें बोलने में अधिक श्वास की आवश्यकता हो। ठीक है। ठीक है। श्वास की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कहीं पे श्वास हमारा ज्यादा आ रहा है, कहीं पे श्वास कम आ रहा है कुछ वर्णों को बोलने में। ठीक है। बोलने में अल्प प्राण है, सॉरी, कम श्वास की, कम श्वास बाहर आए, या हम कह सकते हैं कम श्वास की आवश्यकता, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण। महाप्राण जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, जहां पे हमें अधिक श्वास की आवश्यकता हो, अधिक श्वास की आवश्यकता हो, या फिर अधिक श्वास हमारी वहां से, या फिर आवश्यकता हो, या फिर अधिक श्वास बाहर। ठीक है, अधिक श्वास बाहर। तो हमारे ये हो गए अल्प प्राण और ये हो गए महाप्राण। अब देखो, यहां तक की केवल हम बात करें, ठीक है, इससे नीचे की नहीं, केवल कहां तक की, यहाँ तक, इन वर्गीय व्यंजनों की हम बात करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 लाइनें हो गई। ठीक है। अब जो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, याद करने का तरीका है कि नंबर से याद कर लीजिए, ऐसे ऐसे जो आएंगे, ठीक है, वो हमारे अल्प प्राण, और बाकी के बचे हुए हमारे महाप्राण। ठीक है। तो अल्प प्राण हमारे कुल कितने होते हैं और महाप्राण कुल हमारे कितने होते हैं। हमारे अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो कहलाएंगे वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और हमारी फिफ्थ वाली। ठीक है। ये ऐसे ऐसे पढ़ना है अब। ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। इनके साथ प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, प्लस सभी स्वर, सभी स्वर और प्लस ड़। ठीक है। और प्लस अड़ा, तो ये तो हमारे क्या आ जाते हैं, अल्प प्राण आ जाते हैं। कितनी चीज क्लियर है। अब बाकी का बचा सेकंड और फोर्थ, बाकी क्या बचा हमारा, सेकंड और प्लस फोर्थ। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है। सेकंड और फोर्थ को देख लेते हैं। अब जिसको मैंने ब्लैक से किया है, सेकंड और फोर्थ, ये दोनों हमारे क्या हो गए, महाप्राण आ गए। और इनके साथ, ठीक है, सेकंड और फोर्थ हमारे हो गए महाप्राण, सेकंड और फोर्थ के साथ आ जाते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है। कौन कौन से, श, स, श और थ। ठीक है। ये और हमारे, यानी कि ये चलेंगे किसके साथ, ये चलेंगे जी इनके साथ, और ये चलेंगे महाप्राण के साथ। ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब इनका भी एक काउंट होगा, कॉमन सी बात। तो हमारे जो अल्प प्राण होते हैं वो होते हैं जी 31, और जो हमारे महाप्राण होते हैं वो होते हैं 15। ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गए प्राण तत्व के आधार पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको हम यहीं पे समझेंगे ताकि हमें इसी में समझ में आ जाए कि स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। अब स्वर तंत्रियों के आधार पर भी हमारे होते हैं कितने तरीके के, ये होते हैं फिर से दो तरीके। ठीक है। पहला होता है घोष, जिसे हम संघोष भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है अघोष। ठीक है। संघोष और अघोष, एक होता है कि जहां पे स्वर तंत्रियों के बीच से हवा निकल जाए, स्वर तंत्रियों के बीच में से हवा निकल जाए। ठीक है। और जहां पे स्वर तंत्रियों के बीच में से हवा ना निकले, स्वर तंत्रियों के बीच में से हवा
ना निकले। स्वरतंत्री तो पता होगी ना, स्वरतंत्री जो हमारे गले में जिनकी वजह से हमारा साउंड है वो निकलता है, ठीक है। तो ये बीच में क्या कहीं इसमें हवा निकल गई तो उनको हम संघोष या अघोष कहते हैं, और जहां से हवा ना निकले जिन वर्णों को बोलने में उनको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ये थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। और आई थिंक इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो इसमें जो हमारा नंबर होगा ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हमारे घोष में क्या आ जाता है, तो घोष और संघोष, जहाँ पे स्वर तंत्रियों के बीच में से हवा निकल जाए वो क्या हो गए, संघोष हो गए, और जहाँ पे स्वर तंत्रियों के बीच में से हवा ना निकले वो क्या हो गए, अघोष हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि ये होते कौन कौन से, ठीक है, संघोष कौन से होंगे और अघोष कौन से होंगे। सेम ऐसे ही इन्हीं के हेल्प से पढ़ेंगे, ठीक है, इन्हीं के हेल्प से हम इसको पढ़ेंगे, इन्हीं की हेल्प से पढ़ते हैं, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। बाकी के बच्चे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे कौन से होते हैं, संघोष होते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे संघोष, फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या हो गए, अघोष हो गए, ठीक है। अब सेम इसकी तरह ही यहाँ पे हमारे अंतस्थ आ जाते हैं, प्लस यरल, और आपके आगे स्वर आ गए, सभी स्वर आ गए, ठीक, और प्लस आपका ये टोटल हो गए कितने, 31, ठीक है। सेम इसमें भी क्या होगा, अघोष में भी हमारा फर्स्ट आया, सेकंड आया, और इसके साथ प्लस में क्या आएगा, ठीक, इसके साथ आ जाते हैं श, श और स, हाँ नहीं आता है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, देखो, ठीक है, टोटल कितने हो गए, यहाँ तक चीज क्लियर, ठीक है। ये हमारा पूरा किसके बारे में हो गया, व्यंजन के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करेंगे जो पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक, जिनको हम कहते हैं आगत स्वर। ना भी पूछे तो पता होना चाहिए, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, आगत स्वर, यानी कि उसमें ओ की मात्रा आ तो रही है, पूरी तरह से नहीं आ रही, हम उसमें ना ओ की मात्रा लगाते हैं लेकिन बोलने में ओ की मात्रा आती है, ठीक है। तो उसका जो दर्शन चिन्ह होता है, उसको दिखाने के लिए जो चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है शिरोमुखी के साथ चंद्रमा, ठीक है। जैसे हमने लिखा कॉमन, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, तो कॉमन हो गया, हमने बोला कॉमन, तो उसमें ओ की मात्रा तो आई लेकिन हमने उसे इससे डिनोट किया, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, हम आगत स्वर कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, अब ओ की मात्रा आई तो सही लेकिन हमने लगाई, तो यहाँ पे हमारा आगत स्वर आ जाते हैं, जहाँ पे हम मात्राओं को बोलते तो हैं लेकिन वहाँ पे लगाने का सेंस हमारा नहीं आता। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है, चलिए आज के लिए हम केवल व्यंजन में इतना ही रखेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।